तो बात करते हैं सितंबर 2023 के करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, टोटल हम 125 एमसीक्यूज़ करेंगे और ये 125 एमसीक्यूज़ ये होंगे कि पूरे जो 30 दिन होंगे, है ना, सितंबर मंथ के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में रहेगा, छोटे मोटे जो डिटेल्स होंगे, है ना, वो सारे कवर हो जाएंगे भाई। और वो भी नहीं, हलवे क्वेश्चन नहीं होंगे। पहली बात तो ये बता दूँ, दिमाग लगाने वाले, दिमाग पे जो पढ़ने वाला, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और गलती करवाने वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन बैंक ऑफ सितंबर 2023 के। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, सितंबर 2023 का हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विथ रेफरेंस टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए की बात करनी है अपने को। किसकी बात करनी है? ग्रॉस वैल्यू एडेड की। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में इनकरेक्ट बताना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। नो, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है हर स्टेज पे जो ऐड होता है ना, हर प्रकार से यही तो है जीवीए। अगर हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लें तो वो जीडीपी में जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड हर लेवल पे हम कैलकुलेट कर लें तो वो जीवीए जो है वो जीडीपी में जाता है। सो जीवीए मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। बस इसमें हमको डिटेक्ट करना पड़ता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम आउटपुट। बिल्कुल सही है। जो जीवीए जो है उसको कैसे मेज़र करते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड को जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे आउटपुट में, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, यहाँ पे हम कंजम्पशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, मतलब इनकरेक्ट ठीक पूछा गया तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है, तो इनकरेक्ट इज नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू दी रामोन मैग्से अवार्ड। ठीक है, रामोन मैग्से अवार्ड, रामोन मैग्से अवार्ड consider the following statement. It is presented annually to individuals or organization in Asia who have made significant contribution in various field। बिल्कुल सही है। ये एशिया के अंदर इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है, जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, उसको दिया जाता है रामोन मैग्से अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड, रामोन मैग्सेसे अवार्ड। It is no longer being given in fixed award category except for emergent leadership since 2009। बिल्कुल सही बात है, फिक्स्ड अवार्ड कैटेगरी में नहीं दिया तब। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि रमन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कनन इज वन ऑफ दी रामोन मैग्सेसे अवार्ड विनर फॉर 2023। बिल्कुल सही है ना, ये इसीलिए न्यूज़ में था बिकॉज रवि कनन को मिला था ये रामोन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, सो हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, तीनों यहाँ पे करेक्ट है, आंसर क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिविटी आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। रामभा एलपी की बात करनी है। रामभा एलपी क्या होता है भाई? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये न्यूज़ में था। रामभा एलपी किसके रेफरेंस में न्यूज़ में था भाई? है ना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया गया था, जो कि क्या करता है, इन सीटू मेजरमेंट करता है जो मून के अंदर है वहाँ पे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टेम्परेचर है लूनर सरफेस के पास, उसको ये स्टडी करता है। तो स्टडी एम्बिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टेम्परेचर नियर द लूनर सरफेस। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो गगनयान 3 मिशन था ना, उसमें यहाँ पे ये था, इसीलिए यहाँ पर न्यूज़ में था ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू दी फिजिकल डेफिसिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दीज आर करेक्ट। हमको बात करनी है फिजिकल डेफिसिट की। हमसे करेक्ट पूछा गया फिजिकल डेफिसिट के बारे में। इट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिवेन्यू। फिजिकल डेफिसिट क्या? एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ओवर टोटल रिवेन्यू। बिल्कुल सही है। रिवेन्यू जो आ रहा है उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट ना। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू इज फिजिकल डेफिसिट।
फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट नीड टू बोरो। बिल्कुल सही है भाई, जितना आमदनी हो रही है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मतलब बाकी का खर्चा कहाँ से हो रहा है, उधारी लेके हो रहा है। सो फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट नीड टू बोरो टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट आएगा सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ कंट्रीज दिए हैं भाई, ठीक है, कुछ कंट्रीज दिए हैं, एंड कंट्रीज को हम क्या करना है देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी दी मेंशन कंट्रीज और टेरिटरीज हैव बॉर्डर विद साउथ चाइना सी। इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो साउथ चाइना सी के बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लेते हैं इमेज में। तो ये साउथ चाइना सी है, और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज में हमारे पास टोटल कितने हैं भाई, 6 कंट्रीज हैं, जिसमें से पहले चाइना हो गया, सबसे पहले तो चाइना हो गया, फिर ताइवान हो गया, ताइवान के बाद फिलीपींस हो गया, फिलीपींस के बाद वियतनाम हो गया, एंड वियतनाम के बाद मलेशिया हो गया, मलेशिया के बाद ब्रुनई हो गया। ये 6 कंट्रीज़ जो है चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ओके, एंड ब्रुनई, दिस आर 6 आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ चाइना सी। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं साउथ चाइना सी। तो इन कंट्रीज़ में चाइना बॉर्डर करता है साउथ चाइना सी को, बिल्कुल सही बात है। वियतनाम करता है, मलेशिया करता है, फिलीपींस करता है, लाओस नहीं करता, ब्रुनई करता है। और इसमें 6वां कंट्री जो दिया है, जो नहीं दिया है वो है ताइवान। ताइवान भी क्या करता है, हमारे पास साउथ चाइना सी को बॉर्डर करता है, ओके। सो आंसर इसमें कितने हैं भाई, 6 ऑप्शन है, 5 सही है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ओनली 5। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 5। 5 का क्या हो जाएगा, डी। 6 तो दिया नहीं है, तो 6 तो गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विथ रेफरेंस टू पुलिकली, है ना, टाइगर डांस। पुलिकली क्या है भाई, टाइगर डांस है, कहाँ का, केरला का। जो टाइगर जैसे मास्क आपने देखा होगा वीडियोज़ में, टाइगर जैसे मुखौटा पहन के जो नाचते हैं उसको बोलते हैं पुलिकली, टाइगर डांस। एक बार फोटो देते हैं, तो ये है पुलिकली टाइगर डांस, ओके। केरला में देखने को मिलता है ओनम फेस्टिवल के समय, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पुलिकली इज परफॉर्म्ड during the first day of the Onam festival. No, it is performed during the 4th day of Onam festival. So this is incorrect. Artists paint their body like tigers with stripes of yellow, red and black. बिल्कुल सही बात है। And the main theme of Pulikali is tiger hunting. क्या इसका मेन थीम टाइगर हंटिंग होता है भाई, बिल्कुल सही है, इसका मेन थीम होता है टाइगर हंटिंग। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू मंजरी ओरांग। हमको बात किसी करनी है मंजरी ओरांग की, एंड अनसंग हीरो ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मंजरी ओरांग के बारे में बताना है। मंजरी ओरांग इज नोन फॉर हर रेसिस्टेंस अगेंस्ट द सेल ऑफ फॉरेन लिकर एंड ओपियम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। क्या ये सही है भाई, हाँ बिल्कुल सही है, जो फॉरेन लिकर एंड ओपियम के सेल के अगेंस्ट थे ये, है ना। And Malti Man is a play that celebrates मंजरी ओरांग रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट एंड लाइफ। मालती मैन जो है वो इसको सेलिब्रेट करता है, क्या एक प्ले है, एक कहानी नाटक टाइप का है जो इसको सेलिब्रेट करता है, जो इन्होंने जो काम किया मंजरी ओरांग ने, बिल्कुल सही है। मलाती मैम इज़ अ प्ले दैट सेलिब्रेट दी मंजरी ओरांग रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट एंड लाइफ। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बोथ 1 and 2 दोनों बात करेक्ट को हाईलाइट मत करना भाई, गलती हो जाता है। तो जो मेन ऊपर पूछा उसको हाईलाइट कर लेना कि करेक्ट पूछा है, नेक्स्ट हमको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच 2 कंट्रीज हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द नगोर्नो कराबाख रीजन ऑफ साउथ कॉकसस। देखो बच्चे बच्चे को पता होगा भाई, नगोर्नो कराबाख अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो नगोर्नो कराबाख के आसपास का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो ये रीजन है नगोर्नो कराबाख का, ये अजरबैजान के अंदर है, ठीक है। ये अजरबैजान वाला पार्ट है, ये अर्मेनिया है। ये कैस्पियन सी का मैप है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है नगोर्नो कराबाख के ऊपर, तो कैस्पियन सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ब्लैक सी हो गया भाई, है ना, ब्लैक सी हुई रसिया वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं भाई। अजरबैजान है यहाँ पे, ईरान है यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है एंड रसिया है।
है ना। ये 5 कंट्रीज है जो कि बॉर्डर किसको करते हैं, ये 5 कंट्रीज जो कि कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। पहला क्या हो गया हमारे पास, अजरबैजान, फिर ईरान, फिर हमारे पास तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड रसिया। किर्गिस्तान ये कजा और तुर्कजा यहाँ पे है भाई, तुर्कजा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, ये देख लिया हमने, है ना। आर्मेनियन अजरबैजान के बाद है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू द फाइलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन इन इंडिया। हमको बात करनी है फाइलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन की इन इंडिया। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फाइलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन के बारे में हमको बताना है, करेक्ट, ओके। देखो ये पहले तो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नगर्नो काराबाख के कुछ बात कर लेते हैं। देखो ये जो नगर्नो काराबाख वाला रीजन है, ठीक है, इसमें मेनली कौन लोग रहते हैं, इसमें मेन लोग रहते हैं वो हैं आर्मेनिया के लोग, है ना। एथनिसिटी के मामले में आर्मीनियाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। बट ये किसके अंदर पाया जाता है, अजरबैजान के अंदर, है ना। किसके अंदर पाया जाता है, अजरबैजान की लोकेलिटी के अंदर पाया जा रहा है, ये अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर पाया जा रहा है, ये अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर, ओके। तो ये इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बोल रहा है आर्मेनिया मेरे को जो तो अजरबैजान क्यों दूंगा बोल रहा है, ठीक है। तो यही बात है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू दी, ऐसे स्टेटमेंट भी आ सकता है भाई कि नगर्नो कराबाख वाले अंदर आर्मीनिया वाला रीजन, आर्मीनिया के लोग रहते हैं और ये सॉरी अजरबैजान के लोग रहते हैं आर्मीनिया के अंदर, ऐसा भी आ सकता है स्टेटमेंट, ओके। तो हमको सब चीज़ पॉसिबिलिटी देख के चलनी है। तो आर्मीनिया भाई क्योंकि अजरबैजान के सिटी के अंदर आ रहा है, अजरबैजान के बड़ा जगह के अंदर आ रहा है, तो बड़ा नाम किसका है, अजरबैजान का, छोटा कौन है, आर्मीनिया छोटा वाला है अंदर में, ठीक है, ऐसा लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू द फाइलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन इन इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इलेक्शन पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट वेयर द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड, क्या ये सही बात है भाई ना। इलेक्शन पिटीशन जो होता है हम हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड ऑन इलेक्शन पिटीशन। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, नो। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, ओनली द हाई कोर्ट। सपोज किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो उसके जो इसके इलेक्शन पिटीशन के बेसिस में जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सीधा आप किसके पास जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास। इलेक्शन पिटीशन आर फाइल्ड इन हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट वेयर द इलेक्शन टुक प्लेस, बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड, गलत। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन। हमको बात करनी है आदित्य L1 मिशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आदित्य L1 विल बी प्लेस्ड इन द हैलो ऑर्बिट अराउंड द लैंग्राज पॉइंट 2। देखो भाई L1 क्यों है, बिकॉज ये लैंग्राज पॉइंट हमारे पास है ना, लैंग्राज पॉइंट 1 में यहाँ पे प्लेस किया गया है। द स्पेस क्राफ्ट विल ऑब्जर्व द सन कंटिन्यूसली विदाउट एनी एक्लिप्स। क्या ये सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये सही बात है यार। एंड इट कैरीज 5 पेलोड टू ओवरसी सन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड क्रोनोस्फीयर। कि इसके अंदर 5 पेलोड्स हैं, इसके अंदर 5 पेलोड्स हैं क्या, नो इसके अंदर 7 पेलोड्स हैं भाई, 5 पेलोड्स नहीं है यहाँ पे, 7 पेलोड्स हैं। सो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लैंग्राज पॉइंट 1। हमको बात करनी है लैंग्राज पॉइंट 1 पे, बिकॉज हमारे पास जो आदित्य L1 था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई, अगस्त के अंदर लॉन्च किया गया था इसीलिए। तो लैंग्राज पॉइंट 1 के बारे में बताना है। लैंग्राज पॉइंट 1 क्या है, इट इज़ अ पॉइंट इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। L1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो 11 का क्या हो जाएगा भाई, 11 का आंसर हो जाएगा ए। N1 इज वेयर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम द सन, नो। सपोज यहाँ पे ये एक्लिप्स है भाई, यहाँ पे सन है,
यहाँ पे अर्थ है, तो ऐसे अपने पास 4 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे होता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसको बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीक्षा प्लेटफॉर्म। हमको बात सी करनी है दीक्षा प्लेटफॉर्म की। दीक्षा प्राइमरली सर्व्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है इट सर्व्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, नहीं ये स्कूल एजुकेशन पे फोकस करता है। जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है इट फोकसेस ऑन स्कूल एजुकेशन। एंड दीक्षा इज अ डायनामिक कंटेंट रिपोजिटरी विथ कॉन्स्टेंटली अपडेटेड मटेरियल। नो, एक स्टैटिक कंटेंट रिपोजिटरी है ये। एंड दीक्षा फॉल्स अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड ऑफर ई कंटेंट एंड सपोर्ट नॉलेज शेयरिंग। बिल्कुल सही बात है, हमसे इनका पूछा है, इनका 2 है, 1 एंड 2 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेन एवर एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट एक्सीड। जब इंफॉर्मेशन कमीशन को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो इसका टेन्योर और इसका जो टर्म है वो किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए भाई, है ना। 5 ईयर इन एग्रीगेट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। दोनों को मिला के सपोज 2 साल के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे ये, तो और 2 साल के लिए यहाँ पे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकते हैं, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह सकते हैं। नॉट 4 5 6 नो 7 नो 5, तो 3 साल के लिए, सॉरी 3 साल के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकते हैं अगर 2 साल के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे तो, ठीक है। सो एग्रीगेट में 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कैटेगरीज फॉल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन सा आता है भाई, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स जो है क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में आते हैं, बिल्कुल सही है। एमएसएमईज प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं क्या, बिल्कुल सही है। लार्ज कॉर्पोरेशन लोन, नो, लार्ज कॉर्पोरेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर नहीं, तो भाई पैसे इनके पास ज़्यादा है तो क्यों इनको देंगे बिना मतलब का। हाउसिंग लोन्स, यस इट इज़ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब बैंक का जो लोन दे रहा है बैंक, उनमें से है ना कुछ इनमें इनको लोन देने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बैंकों को, है ना, किनको, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, एमएसएमईज को, हाउसिंग लोन्स को। तो इनमें से जो 4 हैं है ना वो किसके अंदर आ रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जीएचआई की बात करनी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। इट मेजर अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी। बिल्कुल सही बात है भाई, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 3 चीज़ को मेजर करता है ना, अंडर नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी। ओके, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ऑक्सफैम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ऑक्सफैम नहीं पब्लिश करता भाई, इसको पब्लिश कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, है ना। इट इज़ रिपोर्ट बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्थ हंगर लाइफ एंड इंडिया रैंक 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन 2022। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास हंगर इंडेक्स में हम बहुत कम आ गए थे, 2022 में आए थे रिपोर्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बट पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसीलिए हमारे पास 2022 में आया था, जिसमें इंडिया की रैंक 107 आई थी 121 कंट्रीज़ में। इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 1 इज इनकरेक्ट, सो 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी की बात करनी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी कन्वर्टेबल नहीं होता है बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कन्वर्टेबल है एंड इट इज़ इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है
इसको नाम से समझ आ रहा है सेंट्रल बैंक, तो इसको कमर्शियल बैंक नहीं सेंट्रल बैंक इशू करेगा आरबीआई इंडिया केस में। CBDC दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज डिनोमिनेटेड इन सोवरेन करेंसी एज इज द केस विद फिजिकल बैंक नोट एंड कॉइन्स। बिल्कुल सही है ना, ये सोवरेन करेंसी माना जाएगा इसको, जैसे कि हमारे पास जो नोट्स होते हैं उसी के प्रकार से इसको ही माना जाएगा। इट विल रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। बिल्कुल सही है भाई, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करेगा एंड डिजिटल पेमेंट्स के एडॉप्शन को इंक्रीज करेगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस IAF, है ना, एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस फोकसेस ऑन एक्टिवेटिंग एयर एसेट्स फ्रॉम LOC विथ पाकिस्तान टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विथ चाइना। देखो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल किसके साथ है भाई, पाकिस्तान के साथ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो किसके साथ है, चाइना के साथ। तो इनमें से कौन सा एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडियन एयर फोर्सेज जो है अपने एयर एसेट्स को एक्टिवेट करता है ना, इंडिया के पाकिस्तान के साथ LOC में और चाइना के साथ LAC में। तो कौन सा मिशन है भाई, त्रिशूल। एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास ऑपरेशनल रेडीनेस को देखते हैं कि भाई क्या हम तुरंत इससे कोई भी हमला हुआ तुरंत क्या काम कर पाएंगे, वो कहाँ पे देखते हैं हम, त्रिशूल के अंदर। त्रिशूल में क्या देखते हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर। हमको बात किसकी करनी है, चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की बात करनी है। इट हैज़ 5 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन। इसमें कितने इंजन होते हैं भाई, है ना, जो चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर है उसमें 4 इंजन है ना, नॉट 3, ओके, है ना। और इसमें एक लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर भी है ना। सो इसमें 5 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन नहीं है भाई, इट हैज़ 4 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन विथ व्हाट, विथ लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर, लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर एंड एटीट्यूड करेक्शन रेट। जनरली ये एटीट्यूड करेक्शन रेट जो है रिमेन द सेम एज चंद्रयान-2। नो, जो एटीट्यूड करेक्शन रेट है मेनली अल्टीट्यूड करेक्शन रेट है भाई। अल्टीट्यूड करेक्शन रेट जो है इट रिमेन द सेम एज चंद्रयान-2। नो, अल्टीट्यूड करेक्शन रेट को जो हमारे पास चंद्रयान-2 में जो था ना वो 10 डिग्री पर सेकेंड था चंद्रयान-2 में, उसको बढ़ा के 25 डिग्री पर सेकेंड कर दिया गया है चंद्रयान-3 में। सो दिस इज इनकरेक्ट, सेम बोल रहा है इसलिए। एंड इट इज़ नॉट इक्विप्ड विथ लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर। हमने देखा ना भाई, ये हमारे पास 4 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन है इसके अंदर और ये इक्विप्ड है विथ लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर। सो ये नॉट बोल रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मेन चीज़ क्या है विक्रम लैंडर के लिए, विक्रम लैंडर में हमारे पास लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर है। इसमें अल्टीट्यूड करेक्शन जो है वो चंद्रयान-2 में 10 डिग्री पर सेकंड था, इसमें 25 डिग्री पर सेकंड है ना। और यहाँ पे 4 थ्रस्ट इंजन है भाई, है ना, 4 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन है, 4 है, 5 नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट कोई सा भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है विद रेफरेंस टू सोलर एक्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन अर्थ। हमको बात किसकी करनी है, सोलर एक्टिविटी की बात करनी है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ के अंदर, उसकी बात करनी है। द सन एमिट अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड सोलर मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड सोलर विंड। क्या हमारे पास सन सोलर विंड निकालता है, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर विंड बोलते हैं, फिर सोलर स्टॉर्म्स बोलते हैं एक प्रकार से। एंड द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर effectively डिफ्लेक्ट्स ऑल पार्टिकल्स फ्रॉम द सोलर विंड। देखो एक्सट्रीम वर्ड है भाई, सारे पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, कुछ पार्टिकल को, मैक्सिमम पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, बट जो आ जाते हैं, है ना, ओनली डिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ इट, बट कुछ आ जाते हैं जो कि हमको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में हमारे पास अरोरा की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ओके, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ इट। 3 है इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कैन लीड टू पावर आउटेज एंड फायर इन पावर ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस। बिल्कुल सही है भाई, ज़्यादा ही ज़्यादा मैग्नेटिक अगर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ जाते हैं हमारे पास कहाँ पे, सन के अंदर, तो उससे हमारे देश के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर हमारे पास जो भी पावर ग्रिड्स हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो अफेक्ट हो जाएंगे। हमसे इनकरेक्ट पूछा है भाई, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 1, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है विथ रेफरेंस टू दी हबल कांस्टेंट। हमको किसकी बात करनी है,
हबल कांस्टेंट की बात करनी है। हबल कांस्टेंट के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? हबल कांस्टेंट के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। द हबल कांस्टेंट इज अ मेजर द हबल कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ यूनिवर्स करंट रेट ऑफ एक्सपांसन। हबल कांस्टेंट क्या है भाई? जो दुनिया जो एक्सपांड कर रही है उस रेट को हम क्या बोल रहे हैं? हबल कांस्टेंट बोल रहे हैं। सो इट इज़ द मेजर ऑफ द यूनिवर्स करंट रेट ऑफ एक्सपांसन। मतलब जो बिग बैंग के बाद दुनिया जो एक्सपांड कर रही है, जिस रेट के साथ एक्सपांड कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हबल कांस्टेंट बोल रहे हैं। एंड अ हायर वैल्यू ऑफ हबल कांस्टेंट इंडिकेट अ फास्टर रेट ऑफ एक्सपांसन। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 20 का सी। 21 है विथ रेफरेंस टू आसियान। आसियान क्या है भाई? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आसियान के बारे में बताना है। इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 1967 विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन इन बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। बिल्कुल सही बात है यार। एंड आसियान करंटली है कितने मेंबर्स हैं ना? करंटली इसके पास कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं ना, नॉट 10 मेंबर्स। आसियान कंट्रीज देख लेते हैं हम। तो ये आसियान मेंबर्स हैं भाई, 10 मेंबर्स हैं हमारे पास। आसियान में करंटली कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं, जिसमें पहला म्यांमार हो गया, दूसरा थाईलैंड हो गया, तीसरा कंबोडिया हो गया, चौथा सिंगापुर हो गया, पाँचवा इंडोनेशिया हो गया, छठवां मलेशिया हो गया, सातवां वियतनाम हो गया, आठवां लाओस हो गया, नौवां फिलीपींस हो गया, एंड 10th इज ब्रुनई। ठीक है, तो इसमें ये ऐसा वाला मैप हो गया। एक हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं इसको। तो ये है भाई हमारे पास आसियान नेशंस। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ये कंबोडिया हो गया, ये मलेशिया हो गया, और इधर सिंगापुर है ना, ये इंडोनेशिया हो गया, ये ब्रुनई हो गया, ये फिलीपींस हो गया, ये वियतनाम हो गया, एंड ये लाओस हो गया। तो ये 10 मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास किसके मेंबर्स हैं भाई? आसियान के मेंबर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, जो कि थाईलैंड में है बैंकॉक। ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड है, इट प्राइमरली फोकसेस ऑन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर स्टेट, है ना। इट प्राइमरली फोकसेस ऑन व्हाट? इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है यार, मतलब सॉरी, ये इकोनॉमिक तो सही है, बट इट इज़ नॉट मिलिट्री कोऑपरेशन, इट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, वन ओनली। तो ध्यान से पढ़ना है पूरा स्टेटमेंट को, एंड आई जस्ट डील विद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड नॉट मिलिट्री कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई, हर महीने न्यूज़ में रहता है, तो इसीलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में इनकरेक्ट बताना है। द एक्ट रिक्वायर प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डी रिजर्वेशन ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको डी रिजर्व करना है किसी भी एरिया को, तो प्रायर परमिशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। द गोदावरम केस, गोदावरम जो जजमेंट आया था, उसने एक्सपैंड किया द एक्ट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू इंक्लूड एरियाज कवर्ड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप, है ना। चाहे उसको लैंड को कोई प्राइवेट आदमी क्यों ना रखे भाई, है ना, अगर वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसको फॉरेस्ट बोल रहा है, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा? फॉरेस्ट लैंड के अंदर आएगा। फॉरेस्ट लैंड के अंदर ये कंजर्वेशन का स्टेटस चलता है। तो गोदावरम जजमेंट ने एक प्रकार से इस एक्ट को एक्सपांड किया। 1997 में था ये। करेक्ट हमसे इनकट पूछा है भाई, इनकट हमारे पास नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट। 22 का क्या हो जाएगा? डी। 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज कंप्राइज ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आता है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आ रही हैं भाई। इरिट्रिया आ रहा है, जिबोटी आ रहा है, सोमालिया आ रहा है, इथियोपिया आ रहा है। ये 4 कंट्रीज क्या बनाते हैं अपने पास? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं भाई? इरिट्रिया लिख रहा हूँ, इरिट्रिया से याद होता है, इरिट्रिया, जिबोटी, सोमालिया एंड इथियोपिया। ये 4 कंट्रीज क्या बना रही हैं? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना रही हैं। बिल्कुल सही है, एरिट्रिया, जिबोटी, सोमालिया एंड इथियोपिया। तो यहाँ पे अल्जीरिया नहीं है, जिबोटी है, सोमालिया है, एरिट्रिया है, मोजाम्बिक नहीं है, इथियोपिया है। तो ओनली 4 इनमें से 4 जो है वो क्या बना रहे हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना रही हैं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमको बात करनी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया की।
है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल सही है, आप लॉ बना के इसको एनफोर्स कर सकते हैं। तो ड्यूटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटेड टू डिग्निटी ऑफ वुमेन इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है, द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। हमारा अभी G20 प्रेसिडेंट है इंडिया, उसका जो थीम है वो क्या है भाई, वसुदेव कुटुम्बकम, इज इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, है ना। ये हमारे पास कौन से एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट से लिया गया है, छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो छंदोग्य उपनिषद में हमारे पास लगेगा ऐसा, बट इट इज इनकरेक्ट। छंदोग्य उपनिषद में हमारे पास सत्यमेव जयते वाला है, बट जो वसुदेव कुटुम्बकम है, वसुदेव कुटुम्बकम है, वो कहाँ से लिया गया है, इट इज़ टेकन फ्रॉम माया उपनिषद, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, माया उपनिषद, बिकॉज माया उपनिषद के अंदर ये बताया जा रहा है कि हम हर वैल्यू, हर लाइफ को वैल्यू करें, जैसे एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, प्लांट लाइफ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ है, और दुनिया में हर चीज़ एक कनेक्टेड है भाई, पूरी दुनिया कनेक्टेड है, पूरा अर्थ कनेक्टेड है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा हमारे पास वासुदेव कुटुम्बकम बोलता है। एंड वासुदेव कुटुम्बकम कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे बताया गया है, माला उपनिषद, सॉरी महा उपनिषद, ओके। विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा लिखा हुआ है ना। विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे आर्टिकल 1 के बारे में बताना है। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन, रिपब्लिक, नो, हमारे पास इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा लिखा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पोषण अभियान, हमको बात किसकी करनी है, पोषण अभियान की। इट एम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1000 डे ऑफ चाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। पहले 1000 दिन में उसको उसके न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने की बात करता है ये पोषण अभियान। पहले ये मिड डे मील स्कीम था, उसका पोषण कर दिया गया, पोषण मतलब बड़ा है, बड़ा है। पोषण अभियान एक ब्रॉड टर्म है। पोषण अभियान इन्वॉल्व द कन्वर्जेंस ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम 18 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स टू अचीव द गोल ऑफ सुपोषित भारत, बिल्कुल सही है। सुपोषित भारत हम प्राप्त करने के लिए 18 मिनिस्ट्रीज को ये कन्वर्ज करता है। And this program emphasizes the participation of public representatives, social organization and the private sector, है ना। ये प्रोग्राम किस पे एम्फेसाइज करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, हमसे तीनों सही है भाई। करेक्ट, इनकट हमसे पूछा है, इनकट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। 27 का हो जाएगा डी। 28 है, विथ रेफरेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स, हमको बात किसी करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स की बात करनी है। Unemployment is defined as being out of a job, available for work, actively searching for work, किसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे भाई, किसी नौकरी से बाहर है, काम करने के लिए रेडी है और वो नौकरी की तलाश कर रहा है, क्या इसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, बिल्कुल सही है। An individual who have lost work but do not seek another job are considered unemployed, नहीं, अगर मैं नौकरी करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं नौकरी से निकाला गया हूँ, मैं नौकरी करना नहीं चाह रहा हूँ, क्या तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, नहीं हूँ भाई, ओके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे, इट इज़ अ जॉबलेस, अवेलेबल एंड एक्टिवली सीकिंग वर्क, ठीक है ना। जॉबलेस, अवेलेबल, एक्टिवली सीकिंग वर्क, ठीक है, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो काम करना ही नहीं चाह रहा हूँ तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन में आता ही नहीं है भाई, काम करने की इच्छा होनी चाहिए और नौकरी में नहीं होना चाहिए। द लेबर फोर्स कंप्राइजेज द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है, लेबर फोर्स में हमारे पास एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल दोनों आते हैं। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन 29 है, एट व्हाट पॉइंट इन हिस्ट्री डिड द टर्म इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया टर्म कौन से पॉइंट में आया भाई,
ड्यूरिंग अलेक्जेंडर ग्रेट इंडियन कैंपेन इन 3rd century. In the 1st century CE, as a result of Greek influence, it was given the name India by British colonial rulers. No. Around 5th century BCE, Greek labeled the region beyond the Indus as India. बिल्कुल सही है। ग्रीक जो था वो इसको प्रोनाउंस करते थे इंडस के बाद वाले जो रीजन है उसको इंडिया 5th century BCE में। अलेक्जेंडर के आने से पहले इंडिया को जाना जाता था कि हाँ इंडिया नाम आ गया था अलेक्जेंडर के आने से पहले। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी की बात करनी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करनी है। इट वॉज क्रिएटेड बेस्ड ऑन दी बिरबल नाथ कमिटी रिकमेंडेशन इन 1985। जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था एसपीजी जो है जो प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस में रहता है ना, वो एसपीजी जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो बिरबल नाथ कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था। क्या वो बिरबल नाथ कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था? बिल्कुल सही है, 1985 में, जो कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद है ना। एंड एसपीजी प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर इमीडिएट फैमिली मेम्बर हु डिसाइड विथ हिम एट द ऑफिशियल रेसिडेंस। बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये भी सही है भाई, इंडिया के अंदर तो अंदर, बाहर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा सी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में बताना है। फिक्स रेट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द लोन टेन्योर। जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है वो लोन टेन्योर के समय चेंज नहीं होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही है यार, ऐसा लगेगा बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है यार। फिक्स्ड मतलब क्यों फिक्स है? बिकॉज ये अनचेंज होता है ड्यूरिंग द लोन टेन्योर। फ्लोटिंग रेट आर जनरली हायर देन फिक्स्ड। फ्लोटिंग रेट जनरली लोअर होते हैं भाई एज कम्पेयर टू द फिक्स रेट, बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहे हैं ना। एंड फ्लोटिंग रेट लोन्स में हैव रीपेमेंट पेनल्टीज। क्या फ्लोटिंग रेट्स में हमारे पास रीपेमेंट पेनल्टीज होते हैं? नो। जो फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है ना, उनमें हमारे पास क्या होता है? रीपेमेंट पेनल्टीज होता है। सो इनकट हमसे पूछा गया, इनकट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन, इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च इन 2002। बिल्कुल सही बात है भाई, अफ्रीकन यूनियन पहली बार 2002 में लॉन्च हुआ था। इसमें जितने मेंबर्स हैं, जितने भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने मेंबर्स हैं, सारे इसके पार्ट हैं यार। एंड इट प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज। बिल्कुल सही बात है, ओके। एंड द अफ्रीकन यूनियन एम टू डिफेंड द सोवेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स मेंबर। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। तो रशिया यूक्रेन के बीच में ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया था। क्यों लिया गया था भाई? है ना, हमको क्या करना है, जो शॉर्टेज हो रहा था एसेंशियल कमोडिटीज़ का, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने पास ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव हमने साइन किया था। हमने नहीं, मतलब यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से जो हुआ था, जैसे कि हमारे पास वीट का कमी हो रहा था, सनफ्लावर ऑयल का कमी हो रहा था, तो उसको देखते हुए हमारे पास ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया था। मिलिटरी यूएस एंड टर्की बना था इसके बीच में। क्वेश्चन नंबर 34 है, द 38 पैरेलल डिवाइड विच कंट्रीज इन ईस्ट एशिया। जो 38 पैरेलल्स है ये किसको डिवाइड करता है? किसको डिवाइड करता है भाई? 38 पैरेलल्स जो है वो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से डिवाइड करता है। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से क्या डिवाइड करता है? 38 पैरेलल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीट इंडेक्स। हमको बात करनी है हीट इंडेक्स की। द हीट इंडेक्स इज सोलली डिटरमाइंड बाय एयर टेम्परेचर। क्या सिर्फ और सिर्फ इसको एयर टेम्परेचर से हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं? नो, इट इज़ डिटरमाइंड बाय एयर टेम्परेचर प्लस रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों को देखा जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिजल्ट इन लो हीट इंडेक्स। जब हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है तो हायर हीट इंडेक्स होता है यार। आप समझना भाई, जिससे ये मॉइस्चर होता है उसमें, जैसे जनरली जो ईस्टर्न हमारे पास जो कोस्टल एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी जनरली ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा उमस लगेगा। द हीट इंडेक्स इंडिकेट हाउ द ह्यूमन बॉडी परसीव्स टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है।
करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेड डिस्प्यूट इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। द ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन WTO मेंबर्स आर रिजॉल्व बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जो ट्रेड डिस्प्यूट होता है उसको डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी रिजॉल्व करती है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इज देयर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन जो अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ WTO हो रहा है। एंड जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम WTO मेंबर कंट्रीज। बिल्कुल सही है। एंड WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट डिसीजन आर लीगली बाइंडिंग एंड नॉन कंप्लायंस कैन रिजल्ट इन सैंक्शन। बिल्कुल सही है, ये लीगली बाइंडिंग होता है, अगर बात नहीं मानोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लिए जा सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी। सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी गारंटी थ्रू मिनिमम गारंटीड इनकम बिल। है ना, किस स्टेट ने सोशल सिक्योरिटी को गारंटी किया भाई? सोशल सिक्योरिटी को गारंटी किया किस स्टेट ने? एक बिल पास करके, उस बिल का नाम क्या था? मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। तो राजस्थान ने पास किया था मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023, जिससे वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कितना कम से कम आपको पैसा मिलेगा। ऐसा पहला स्टेट बना है राजस्थान। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। है ना, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो की बात करनी है। CRR मतलब क्या होता है? जो बैंक के पास, जो बैंक जो है सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा रखते हैं उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। SLR सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो, सॉरी सेल्फ नहीं, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसको मैं बोलता हूँ सेल्फ के साथ, एस से सेल्फ, ऐसे स्टेट्यूटरी, खुद के पास जो कम से कम पैसा रखना पड़ता है उसको बोलते हैं SLR। CRR जो बैंक के पास रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। बिल्कुल सही बात है यार। एन ICRR इज एन एडिशनल कैश बैलेंस दैट द RBI कैन आस्क बैंक टू मेंटेन ओवर एंड अबव द कैश रिजर्व रेशियो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्या ICRR जो है इंक्रीमेंटल, मतलब देखो हमको पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही किसके लिए है? CRR के लिए सही है। हमको बात करनी है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो की। ICRR इज व्हाट? इट इज़ एन एडिशनल कैश बैलेंस दैट RBI आस्क बैंक टू मेंटेन ओवर एंड अबव द कैश रिजर्व रेशियो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ अ टेम्पररी मेजर एम्ड एट एब्जॉर्बिंग सरप्लस लिक्विडिटी। बिल्कुल सही है, ये एक टेम्पररी मेजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं? सरप्लस लिक्विडिटी जो अचानक से बन रहा है उसको रोक सकते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू CRR, लेकिन हमसे पूछा है ICRR के बारे में। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ICRR। सो इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली वन। 38 का आंसर हो जाएगा ए। 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज आर क्लेमेंट टू द स्पार्टली आइलैंड्स ऑफ साउथ चाइना सी। ठीक है, स्पार्टली आइलैंड जो है साउथ चाइना सी में, उसके कौन कौन क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे कौन कौन बोल रहा है भाई? ठीक है, तो इसको 3 कंट्रीज़ में, मतलब इसमें ना बहुत सारे कंट्रीज़ को क्लेम करते हैं। स्पार्टली आइलैंड पहले है कहाँ पे उसको देख लेते हैं यार। वहाँ पे साउथ चाइना सी में जो आइलैंड है वो भी इंपॉर्टेंट है कि उनको अरेंज करने को आता है, नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो, फिर साउथ से नॉर्थ, तो देख लेते हैं आइलैंड कहाँ पे है। तो इंपॉर्टेंट आइलैंड की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर में तो हमारे पास इधर पार्सल आइलैंड हो गया, इधर स्कारबोरो आइलैंड हो गया, इधर स्पार्टली आइलैंड हो गया। ठीक है, अब देखो मेन यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड को क्लेम कौन कौन करता है? तो इधर ब्रुनई भी इसको क्लेम कर रहा है। ठीक है, इधर चाइना तो क्लेम करता ही करता है इसको। ठीक है, मलेशिया क्लेम करता है, फिलीपींस क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है, ब्रुनई क्लेम करता है। ठीक है, इंडोनेशिया इसको क्लेम नहीं करता, इंडोनेशिया से बहुत दूर हो जाएगा ना ये। ओके, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन सबसे ऊपर में इधर पार्सल आइलैंड है। ठीक है ना, पार्सल आइलैंड के बाद यहाँ पे स्कारबोरो आइलैंड भी है ना। उसके नीचे में यहाँ पे हमारे पास स्पार्टली आइलैंड है, और नीचे में है नातूना बसर। ठीक है, तो नातूना बसर भी इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। तो अगर मैं नॉर्थ से साउथ अरेंज करूँ, सबसे नॉर्थ में है पार्सल आइलैंड,
पार्सर आइलैंड, उसके बाद है स्कारबोरोग, है ना, उसके बाद है हमारे पास पार्टली, एंड इधर है नातूना। ये ऑर्डर याद होना चाहिए भाई, नॉर्थ टू साउथ ये अरेंज कर रहा हूँ साउथ चाइना सी में। तो ये क्वेश्चन था भाई, हमसे पूछा इस पार्टली आइलैंड को कौन कौन क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है, वियतनाम क्लेम करता है, बिल्कुल सही है, फिलीपींस क्लेम करता है, मलेशिया भी क्लेम करता है, इंडोनेशिया क्लेम नहीं करता, ब्रुनेई भी क्लेम करता है। तो ये पाँच क्लेम्स हैं भाई हमारे पास, ठीक है, 5 क्लेम्स हैं हमारे पास पार्टली आइलैंड्स के अंदर। फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है नॉर्थ से साउथ, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए 4-5 बार लिख रहा हूँ। सबसे ऊपर में यहाँ पे पारासल आइलैंड्स, उसके बाद है स्कारबोरोग आइलैंड, उसके बाद है स्पार्टली आइलैंड्स, उसके बाद है हमारे पास नातूना आइलैंड्स। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, ओनली 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक बात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, गलती से भी इसको गलत मत करना, ठीक है। तो हमारे पास जनरेशन्स की बात करनी है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कैसे होते हैं यार, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कैसे होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं क्या फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में? नो, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में हम फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जनरेशन में हम क्या करते हैं, सेकेंड जनरेशन में हम नॉन जैसे फूड क्रॉप्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो भुट्टे का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, ओके। एंड सेकेंड जनरेशन में हमारे पास नॉन फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉन फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल जनरेट करने के लिए, जैसे कि जट्रोपा प्लांट हो गया। तो ये बोल रहा है प्रोड्यूस फ्रॉम फूड क्रॉप्स लाइक कॉर्न, नो। एंड थर्ड जनरेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्ड जनरेशन में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी का इस्तेमाल करते हैं। सो ये भी इनकरेक्ट है, करेक्टली मैच पूछा है यार, यहाँ पे कोई सा भी करेक्टली मैच नहीं है, 40 का आंसर हो जाएगा डी, ओके। एक होता है फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, फूड जनरेट करने के लिए, ओके। फोर्थ जनरेशन में क्या करते हैं, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और इसमें जनरली साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू येलो फीवर। हमको बात किसकी करनी है, येलो फीवर की बात करनी है। येलो फीवर इज एन इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो दैट बाइट्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे। येलो फीवर जो है ना, येलो फीवर के बारे में हमको बताना है भाई। येलो फीवर जो है ये कैसे फैलता है, कि इन्फेक्शियस डिसीज येलो फीवर, कि इन्फेक्शियस डिसीज है भाई, बिल्कुल सही, एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि मॉस्किटो के काटने से फैलता है ड्यूरिंग द डे, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज कस्ड बाय अ बैक्टीरिया, नो इट इज कस्ड बाय अ वायरस, एंड देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल। बोल रहा है वी हैव वैक्सीन, वैक्सीन है भाई हमारे पास, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमको बात करनी है एसडीजीज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करनी है। देयर आर टोटल ऑफ 17 एसडीजीज, ईच विथ स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव बाय 2030। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको हमको 2030 तक अचीव करना है। SDGs आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, ये हर कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है भाई, यूनिवर्सल है ये। एंड SDG 17 एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन टू अचीव द अदर SDGs, बिल्कुल सही है। SDG 17 जो है वो पार्टनरशिप की बात करता है, करेक्ट। इनकट हमसे पूछा, इनकट कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑकर ड्यूरिंग द दिल्ली समिट ऑफ G20 का जो दिल्ली समिट हुआ था उसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये उस समय बहुत अगस्त में चला था ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिला। तो एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट देखने को मिला, वो क्या था कि हमने एडमिशन किया अफ्रीकन यूनियन को एज अ न्यू G20 मेंबर। G20 में पहले तो 19 कंट्रीज़ थे,
है ना, 19 कंट्रीज थे प्लस हमारे पास यूरोपियन यूनियन था, लेकिन अब हमने क्या किया, अफ्रीकन यूनियन को भी G20 के अंदर जोड़ दिया। एक मेजर डेवलपमेंट था दिल्ली समिट के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप ऑफ 7। G7 की बात करनी है अपने को। G7 कंसिस्ट ऑफ अ कोalition ऑफ 7 लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। बिल्कुल सही है यार, ये 7 मेजर एडवांस इकोनॉमीज का एक तरह से हमारे पास ये ग्रुप है। एंड G7 वाज फाउंडेड टू प्राइमरली फोकस ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, मिलिट्री अलायंस एंड सिक्योरिटी मैटर। नो, इसको बनाया गया था G7 को फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स, है ना, नॉट ऑन मिलिट्री मैटर्स। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर को देखते हुए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो 44 का। एंड जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, चाइना पार्ट नहीं है भाई G7 का, तो ये हटाओ। इनकट हमसे पूछा है, बी हो जाएगा आंसर। हमारे पास 2 इनकरेक्ट हैं भाई, पहला सही है, दूसरा एंड तीसरा इज इनकरेक्ट। चाइना इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि G7 का पार्ट चाइना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द ड्रग एडसेंट्रिस। हमको बात करनी है एडसेंट्रिस की, जो कि न्यूज़ में था। प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच मेडिकल कंडीशन। एडसेंट्रिस एक ड्रग है ना, एडसेंट्रिस एक ड्रग है जो कि न्यूज़ में था। वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेंटुक्सीमैब, मतलब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी है ये। ठीक है, मैब है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, क्योंकि जिसमें मैब आता है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। ब्रेंटुक्सीमैब वेडोटिन, जिसको एडसेंट्रिस बोलते हैं, वो किस बीमारी के ट्रीटमेंट के रेफरेंस में न्यूज़ में था भाई? इट इज़ विद द रेफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा क्या है? हॉजकिन लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है यार, है ना, एक लार्ज सेल लिम्फोमा है, छोड़ो इसको। लिम्फोमा मतलब WBC का कैंसर है ना, उसकी ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट काम नहीं कर पा रहा है, या फिर सिस्टमिक एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एडसेंट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ड्रग है विच इज़ न्यूज़, एडसेंट्रिस इज न्यूज़ विद रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ हॉजकिन्स लिम्फोमा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी ग्रैंडसम लॉ। हमको बात किसकी करनी है? ग्रैंडसम लॉ की बात करनी है। किसकी बात करनी है भाई? ग्रैंडसम लॉ की बात करनी है। ग्रैंडसम लॉ इज रिलेवेंट व्हेन द गवर्नमेंट सेट एन एक्सचेंज रेट फॉर 2 करेंसीज दैट डिफर फ्रॉम द मार्केट रेट। ग्रैंडसम लॉ कब देखने को मिलता है भाई? जब डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी बिटवीन व्हाट? डिस्पैरिटी बिटवीन द एक्सचेंज रेट। और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ग्रैंडसम लॉ क्या है भाई, है ना, इज रिलेवेंट व्हेन द गवर्नमेंट सेट एन एक्सचेंज रेट फॉर 2 करेंसीज दैट डिफर फ्रॉम द मार्केट रेट्स। सो फर्स्ट इज करेक्ट, ग्रैंडसम लॉ इज रिलेवेंट व्हेन द गवर्नमेंट सेट एन एक्सचेंज रेट फॉर 2 करेंसीज दैट ऑफर or that differ from the market rate, and this deviation in exchange rate cause the withdrawal of the overvalued currency. No, withdrawal किसका होता है? जो undervalued currency है उसका withdrawal होता है। जो overvalued currency है वो remain रहता है, वो remain, okay, it remain in the market, है ना। जो undervalued currency है वो हट जाता है, not overvalued। withdrawal किसका होता है भाई, है ना, undervalued का। अंडर वैल्यूड करेंसी का विड्रॉ हो जाता है एंड ओवर वैल्यू करेंसी रिमेन। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड गवर्नमेंट इम्पोज्ड प्राइस सीलिंग कैन पोटेंशियली रिजल्ट इन करेंसी सरप्लस, है ना। जब प्राइस कैप बनाता है ना, तो जब गवर्नमेंट इम्पोज करता है प्राइस सीलिंग, तो उससे क्या हो सकता है भाई, है ना, उससे क्या हो सकता है? करेंसी शॉर्टेज हो सकता है। ओके, प्राइस सीलिंग से क्या हो सकता है? करेंसी शॉर्टेज हो सकता है। इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा 46 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी रिपोर्ट। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी रिपोर्ट की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोफी रिपोर्ट के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। सोफी मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टारगेट्स ऑफ एंडिंग बोथ हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी।
हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी को एंड करने की बात जो करता है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या उसको देखते हुए ये काम करता है? बिल्कुल सही बात है भाई, उसके देखते हुए ये हमारे पास ये रिपोर्ट आया गया था, ये मॉनिटर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। दी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। सोफी मतलब दैट इज रिलेटेड टू फूड, फूड मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू दी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की बात करनी है, जो एसएसबी अवार्ड बोलते हैं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आर प्रेजेंटेड एनुअली बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। एसएसबी जो है, क्या उसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पब्लिश करता है? नो, इसको पब्लिश करता है CSIR, है ना, सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। CSIR हर साल इसको पब्लिश करता है। एंड द अवार्ड आर एक्सक्लूसिव फॉर साइंटिस्ट वर्किंग इन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द एज ऑफ 45। हाँ, ये देखो भाई, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट जो कि काम कर रहे हैं गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट उसी के लिए दिया जाएगा, है ना। दे आर कन्फर्ड इन वेरियस कैटेगरी सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अर्थ साइंसेस, बिल्कुल सही बात है। ओके, एंड इट इज़ गिवन टू साइंटिस्ट बियॉन्ड गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इट इज़ ओपन टू ऑल। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा 48 का A। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग ऑन सेक्शन 6A ऑफ द DPSP, है ना, DPSP नहीं है, DSPE है। DSP मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो रूलिंग आई थी सेक्शन 6A ऑफ द DSPE के अंदर, उसके बारे में हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट बताना है। इट अपहेल्ड द लीगलिटी ऑफ सेक्शन 6A ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू सीनियर्स, अभी न्यूज़ में था ना इसीलिए, ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कि ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? नो, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज हमारे पास जो ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो जजमेंट दिया था 6A के ऊपर, है ना, वो क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि जो 6A सेक्शन है DSPE का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब जो सीनियर गवर्नमेंट है उनको क्या नहीं मिलेगा? इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। इसको क्या बोल दिया उसने? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। ओके, एंड दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम CBI इंक्वायरी। Okay, they are not immune from what? CBI inquiries. And the 2014 constitutional bench ruled that section 6A violates the right to equality under article 14 of the constitution। हाँ, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। 2014 ने बोला था कि ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, बिकॉज आप CBI इंक्वायरी को हटा रहे हो एक प्रकार से। इनकट पूछा, इनकट हो जाएगा एक ही स्टेटमेंट, तो 49 का आंसर हो जाएगा A। 50 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हमको बात करनी है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करनी है। इसमें क्या इंडिया आता है? बिल्कुल सही है। इट इंक्लूड इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, US, ये सारे के सारे इंडिया मिडिल ईस्ट, ईस्ट यूरोप, है ना। इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट नहीं है भाई, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप अलग है, ठीक है। इंडिया तो आ रहा है, मिडिल ईस्ट में UAE, सऊदी अरेबिया, है ना। यूरोप में यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। ओके, मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII का पार्ट है ये। हाँ, बिल्कुल सही है। एंड द कॉरिडोर विल इंक्लूड अ रेल लिंक एंड इलेक्ट्रिक केबल, अ हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड अ हाई स्पीड डाटा केबल, बिल्कुल सही बात है। इनकट हमसे पूछा है भाई, कोई सा भी इनकट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा D, नन। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 371A, है ना। आर्टिकल 371A जो है उसमें किसके बारे में बताया गया है? 371A में हमारे पास बताया गया है नागालैंड के बारे में, और मणिपुर के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है?
371C जो है वो मणिपुर के लिए है, 371C मणिपुर के लिए मत भूलना। एंड 371A जो है वो नागालैंड के लिए है, ये भी नहीं भूलना है। सारे तो मुश्किल, तो मेन चीज़ हमारे पास याद रख लेते हैं, एलिमिनेशन से भी हो जाता है कभी कभी। द गवर्नर हैज़ द एब्सोल्यूट पावर ओवर रूल्स एंड ओवर लॉ एंड ऑर्डर इन नागालैंड। क्या जो गवर्नर है उसके पास, हमारे पास एक्सक्लूसिव पावर है? नो, गवर्नर हैज़ टू कंसल्ट टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एब्सोल्यूट पावर नहीं है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन स्पेंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंड फॉर एनी पर्पस इवन इफ द फंड वेयर प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। गलत बात है भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है इट कैन नॉट बी डाइवर्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्पस टू एनी अदर। मतलब जिस पर्पस के लिए दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, उसी पर्पस के इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैटर्स रिलेटेड टू नागा कस्टमरी लॉ आर अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही है यार, नागा कस्टमरी लॉ जो है वो SLA के अंदर आता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 51 का A। क्वेश्चन नंबर 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयुष्मान भव कैंपेन इज इनकरेक्ट। हमको बात करनी है आयुष्मान भव्य कैंपेन की, उसके बारे में इनकरेक्ट बताना है। आयुष्मान भव्य कैंपेन के बारे में इनकरेक्ट बताना है भाई। तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड हेल्थ केयर इनिशिएटिव, बिल्कुल सही है, देश भर में एक हेल्थ केयर इनिशिएटिव है ये। एंड इट एम टू प्रोवाइड सैचुरेशन कवरेज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है यार, सैचुरेशन कवरेज की बात करता है ये, मतलब हर गांव तक, हर टाउन तक पहुंचने की बात करते हैं ये। एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बिल्कुल सही है। एंड इट ओनली एम्ड एट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस टू अर्बन एरियाज, नो, ये अर्बन प्लस रूरल दोनों तक की बात करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 53 है हाउ डज अल नीनो फिनोमिना इम्पैक्ट रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। अल नीनो फिनोमिना कैसे जो सूखे एरियाज हैं हमारे देश में उसको कैसे ये अफेक्ट करता है, ये बताना है अपने को। इट एक्सेलरेट दी स्टार्ट ऑफ रेन, अल नीनो स्टार्ट ऑफ रेन को एक्सेलरेट करता है, इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड। गलत बात है भाई, अल नीनो जो है डिले कर देता है भाई रेन को, जिससे जो बुआई होती है, जो खेत में सोइंग होती है, फिर बुआई होती है, वो लेट हो जाती है। एंड इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन रेनफेड एग्रीकल्चर। गलत बात है भाई, सूखा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है उसको। इट डिले द स्टार्ट ऑफ रेन एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट सोइंग, बिल्कुल सही बात है। इट कॉज एक्सेस रेनफॉल, नो, यहाँ पे सूखा पड़ता है तो ड्रॉट आता है। क्वेश्चन नंबर 54 है विथ रेफरेंस टू साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करनी है। सो हमको बात करनी है साइमल्टेनियस इलेक्शन की इन इंडिया। साइमल्टेनियस इलेक्शन एम टू होल्ड लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन करेंटली। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो किसकी बात करते हैं भाई, लोकसभा इलेक्शन और जो SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है इलेक्शन, दोनों एक साथ होना चाहिए, ऐसे बात करते हैं, इसकी बिल्कुल सही है। एंड विल रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू चेंज द करंट इलेक्शन साइकिल, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी बिकॉज अभी तो 5-5 साल का टेन्योर जो है ऊपर नीचे है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 साल किसी को करना पड़ेगा, किसी को 5 साल तो है 6 साल करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। एंड वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन इज टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ गवर्नेंस ड्यू टू इलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। इनकट पूछा है, तीनों सही है, इनकट कहीं से भी नहीं, आंसर हो जाएगा D। 55 नंबर क्वेश्चन है इन द केस ऑफ द श्रेया सिंघल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था श्रेया सिंघल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी रीजन फॉर डिक्लेयरिंग सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला, बिकॉज इट वायलेट आर्टिकल 19 क्लॉज A सब क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A बाई बीइंग ओवरबोर्ड एंड वेग, है ना। बिकॉज आप कुछ भी नहीं बोल सकते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आपको जेल में डाल सकता है, तो वो है कि क्या नहीं बोल सकते भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये कवर कर रहा है ना, उसको कर्टेल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हमको बात किसकी करनी है, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करनी है। द टर्म स्पेशल सेशन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्पेशल सेशन जो टर्म है ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या यार, है ना।
क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है? ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 352 जो है इट रिफर्स टू स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस, नॉट स्पेशल सेशन। स्पेशल सिटिंग के बारे में बताता है आर्टिकल 352, बट नॉट स्पेशल सेशन। जिसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 1978 में। एंड ड्यूरिंग अ स्पेशल सेशन MPs हैव एक्सेस टू ऑल रेगुलर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन आवर्स। भाई जब इसके अंदर मेंशन नहीं है तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं यहाँ पे, है ना, ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि भाई जनरल जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं ना उसके अलग होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आवर नहीं होता। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रेफर्स टू स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस। बिल्कुल गलत बात है भाई। आर्टिकल 352 जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है उसमें स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस की बात करता है। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 57 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक्स। हमको बात किसी करनी है, भूकंप की बात करनी है। अर्थक्वेक्स ऑकर व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ अर्थ स्प्लिट पास्ट ईच अदर अलोंग अ फॉल्ट लाइन। बिल्कुल सही बात है यार। द पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस वेयर एन अर्थक्वेक बिगिंस इज नोन एज एपीसेंटर। देखो अंदर में है तो उसको बोलेंगे फोकस, है ना, या फिर हाइपोसेंटर। एपीसेंटर इज ऑन द सरफेस, जहाँ पे वो इम्पैक्ट उसको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एपीसेंटर। इट इज ऑन द surface not below the earth surface, so this is incorrect. Earthquakes are recorded by the instrument called as seismograph। बिल्कुल सही है। ओके एंड इंटेंसिटी जो है मर्केली इंटेंसिटी स्केल। ओके तो मत भूलना भाई एमआई का फ़ोन आता है तो मर्केली का जो स्केल है वो क्या करता है, इंटेंसिटी मेजर करता है। तो याद रखना ट्रिक क्या है, मर्केली स्केल कन्फ्यूजन हो जाता है बार बार। मर्केली इंटेंसिटी मेजर करता है कि जो अपने पास जो रेक्टर है वो इसमें इंटेंसिटी मेजर करता है, तो मर्करी इंटेंसिटी स्केल है, तो ये मर्करी स्केल इंटेंसिटी मेजर करता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जो टोटल डिस्ट्रक्शन करता है, जो टोटल डैमेज करता है उसको हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2। 58 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिकल सेल डिसीज। हमको सिकल सेल डिसीज की बात करनी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन। भाई ये हीमोग्लोबिन को नहीं, आरबीसी को अफेक्ट करता है। ओके है ना, अब आरबीसी को अफेक्ट करेगा तो हीमोग्लोबिन भी अफेक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। एंड सिकल सेल डिसीज कज रेड ब्लड सेल टू बिकम क्रिसेंट से। बिल्कुल सही है, ऐसे चांद के ऐसे बन जाते हैं, आधे चांद जैसे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ कॉमन ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से आप इसको ठीक कर सकते हो। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन 59 है विद रेफरेंस टू आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई, गांव में है ना हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने की बात करता है ग्राउंड लेवल तक। इट एम टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विस टू द लास्ट माइल एंड टू मेक दिस सर्विस मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पुअर एंड मार्जिनलाइज। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भव्य इंक्लूड कंपोनेंट्स लाइक आयुष्मान आपके द्वार 3.0 एंड आयुष्मान मेलास एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। बिल्कुल सही बात है। एंड ग्राम पंचायत अचीविंग देयर गोल विल बी डिक्लेयर्ड एज आयुष्मान ग्राम पंचायत, है ना, जो उनके गोल्स को अचीव कर रहे हैं उनको आयुष्मान ग्राम पंचायत बोला जाएगा। बिल्कुल सही है। हमसे इनकट पूछा है, तीनों सही है, तो इनकट कोई सा नहीं है, नॉन। क्वेश्चन नंबर 60 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निपाह वायरस। हमको बात किसकी करनी है, निपाह वायरस की बात करनी है। निपाह वायरस इज ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल। क्या निपाह वायरस सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड से भी हो सकता है भाई। मतलब आपने से कोई जिसको बीमारी है उसने खाना खाया, उसी को आपने खाया तो आपको भी हो सकता है। इट कैन कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस इंक्लूडिंग एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। बिल्कुल सही बात है। एंड निपा वायरस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड विद स्पेसिफिक वैक्सीन एंड ड्रग। ना भाई अभी तो इसका कोई ड्रग या फिर वैक्सीन नहीं है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये पार्ट 1 हो गया जहाँ पे हमने 60 तक के क्वेश्चंस की बात की है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस की।